नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेटेड जी चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू 4 सितंबर 2019 के इम्पोर्टेंट न्यूज़। और साथ ही साथ आज आप सभी लोगों को टीचर्स डे की शुभकामनाएं। आज मैं अपने उन शिक्षकों को सादर प्रणाम करता हूं जिनके कारण हम आज इस स्तर पर है। चलिए आज हम पहला लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो पहला न्यूज़ है हिंदू का वो है ग्रोथ ब्लूज पुल डाउन स्टॉक्स रूपी। तो ट्यूसडे को हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका अक्टूबर 2018 के बाद सिंगल डे का लार्जेस्ट फॉल देखा गया। और इस दिन जो इंडियन रूपी है उसने भी रजिस्टर किया है बिगेस्ट सिंगल डे फॉल इन ओवर अ मंथ। और उसके बाद वो अपने सबसे लोएस्ट लेवल पे है सिंस नवंबर 2018। तो इसके पीछे जो रीजंस दिए गए हैं वो है आपको वीक डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा, ठीक है ना। जैसे अभी हाल ही में प्रिडिक्ट किया बहुत सारे संस्थानों ने कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट होगा वो लगभग 5% होगा। तो ये एक कंसर्न इसके पीछे है। दूसरा है कि यूएस और चाइना के बीच जो ट्रेड टेंशन है वो भी इसके पीछे एक कंसर्न है, ठीक है ना। तो जिस कारण इन्वेस्टर्स के लिए माहौल थोड़ा जिटरी हो गया है और वो कंफ्यूज है थोड़ा। द 30-year सेंसेक्स लॉस अ मैसिव 769.88 पॉइंट्स और 2.06% टू क्लोज एट 36,562.91, ठीक है ना। तो सेंसेक्स लगभग 2.06% गिर कर क्लोज हुआ 36,562 पर। मतलब ये जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एक चीज़ और दोस्तों, सेंसेक्स है क्या। तो सेंसेक्स जो है वो बीएसई का के द्वारा 1 जनवरी 1986 को स्थापित किया गया एक सूचकांक है जिसमें कि लगभग 30 बड़े शेयरों को लेके इसे बनाया गया है, ठीक है ना। और एक चीज़ और जो नोट करने लायक है वो है कि यह अक्टूबर 2018 के बाद हाईएस्ट सिंगल डे लॉस था, ठीक है ना। अक्टूबर 11 2018 को जो हुआ था वो 2.19% का लॉस था और इस ट्यूसडे को जो हुआ है वो 2.06% का। द ब्रॉडर निफ्टी एंडेड द डे एट 10,797.90 डाउन 225.35 पॉइंट्स और 2.04%। तो लगभग वही हाल निफ्टी का भी रहा है जो कि लगभग 2.04% गिरा, ठीक है। तो जो इंडिया का वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो which is looked upon as a measure of near-term volatility rose nearly 11% to close above the 18 mark at 18.06। तो ये जो इंडेक्स है ये दर्शाता है कि मार्केट कैसा चलेगा, ठीक है ना। मार्केट स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो ये जितना ज़्यादा हुआ मतलब मार्केट उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल है। तो आप देख सकते हो ये भी लगभग 11% बढ़ा और ये लगभग 18 के पार पहुंच चुका है। हालांकि जो 52 वीक हाई था वो था आपका 30.18 पर, ठीक है। Again, weak economic growth also impacted the rupee, which crashed at 1.4% और 99 पैसा, ठीक है ना। द बिगेस्ट सिंगल डे फॉल इन अबाउट अ मंथ अगेंस्ट द डॉलर ऑन ट्यूसडे। तो जैसा मैं इसका चर्चा की है ये 99 पैसा का जो फॉल हुआ है ये बिगेस्ट सिंगल डे फॉल आउट इन अ मंथ है ना। तो इसके पीछे जो रीजन्स है वही चीज़ यहाँ रिपीट किया गया है कि जो रैगिंग टफ वार बिटवीन टैरिफ वार बिटवीन यूएस एंड चाइना है और जो स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ रेट प्रिडिक्शन किया गया है वो सारे इसके पीछे रीजंस दिए गए हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू आवर अदर न्यूज़। अमित शाह सिक्स टू रीअश्योर कश्मीरीज, ठीक है ना। तो अगस्त 5 के डिसीजन के बाद जिसमें उन्होंने क्या किया था कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस का दर्जा वापस लिया था और आर्टिकल 370 को वहाँ से रिवोक किया था। उसके बाद पहली बार अमित शाह ने वहाँ के लोगों को आश्वस्त किया है कि उनका जो ज़मीन है उसको कभी भी इंडस्ट्रीज़ या हॉस्पिटल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बनाने के लिए अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर से डेलीगेट्स आए थे जिनमें कि सरपंच थे, विलेज हेड्स या फिर वहाँ के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के मेंबर्स, उन्हें भी ये इस चीज़ के बारे में एश्योर किया गया कि देयर लैंड वुड नॉट बी टेकन अवे। आपको जैसा कि पता है कि अगस्त 5 को इंडिया गवर्नमेंट ने 2 बिल लाए थे जिनके द्वारा उन्होंने एक तो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस का दर्जा हटाया था और दूसरा उन्होंने जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरीज की स्थापना की थी जिनके नाम है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसके बाद हमारे देश में स्टेट्स की संख्या कितनी हो गई है और यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी हो गई है।
अब हम जानते हैं कि आर्टिकल 370 है क्या। तो आर्टिकल 370 को डिफाइन किया गया है अंडर पार्ट 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, जो डील करता है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस से, ठीक है ना। यानी इसके अंदर कोई परमानेंट प्रोविजंस नहीं आते हैं, परमानेंट जो प्रोविजंस होंगे वो इसके अंदर नहीं आएंगे, वो नहीं आते हैं, ठीक है। Though in this part, special provisions are given to states of महाराष्ट्र, गुजरात एंड अदर फ्यू स्टेट्स, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल पावर था वैसा प्रोविजंस बाकी स्टेट्स को नहीं दिए गए थे। आर्टिकल 370 जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है भारतीय पार्लियामेंट को कि वो वहाँ पे कोई भी लॉ अगर बनाता है तो हर लॉ वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। इट रिस्ट्रिक्ट द इंडियन पार्लियामेंट टू मेक एनी लॉज फॉर द स्टेट एंड इट कैन ओनली प्रिसाइड ओवर द सब्जेक्ट्स लाइक डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड कम्युनिकेशन। मतलब सिर्फ इन सब्जेक्ट्स के ऊपर ही इंडियन पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। और अगर लॉज रिलेटेड टू यूनियन एंड करंट लिस्ट है जम्मू कश्मीर में, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन के बाद ही पास किया जाता है, ठीक है। चलते अपने अगले न्यूज़ की तरफ। IAF inducts 8 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स। इंडियन एयरफोर्स ने 8 अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं यूएसए से। तो हम जानते हैं कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स है क्या और इनका महत्व क्या है। तो द इंडियन एयरफोर्स इंडक्टेड 8 AH-640 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स इनटू सर्विस एट पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है ना। तो अभी के दौर में जो यूएस मेड अपाचे है वो सबसे एडवांस मल्टी रोल हेवी अटैक हेलीकॉप्टर पूरे विश्व में है। Alongside the capacity to shoot fire and forget anti-tank guided missiles, air-to-air missile, rockets and other ammunition, इसमें modern electronic warfare capabilities है to provide versatility to helicopters in a network-centric aerial warfare, ठीक है। तो आगे हम इसके बारे में कुछ और डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में, जिसे हम अटैक मशीन के नाम से भी जानते हैं। ये इसका एक पॉपुलर एक्रोनीम हो गया, आप बोल सकते हो। ये एक तरह का एक्रोनिम दिया गया है इसे, द अटैक मशीन। अपाचे इज कंसिडर द मोस्ट लीथल सर्वाइवल, डिप्लॉयबल एंड मेंटेनेबल मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड। और इसकी जो स्पीड है वो लगभग 290 किलोमीटर प्रति आवर की क्षमता है, ठीक है। कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग एयर टू ग्राउंड हेल फायर मिसाइल, 70 mm हाइड्रा रॉकेट एंड एयर टू एयर स्टिंगर मिसाइल्स, कैन बी इक्विप्ड विथ एयर टू एयर मिसाइल एंड एडवांस प्रिसीशन किल वेपन सिस्टम, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो इक्विप्ड विथ टारगेट एक्विजिशन डेजिग्नेशन साइट, पायलट नाइट विजन सेंसर टू लोकेट, ट्रैक एंड अटैक टारगेट्स, ठीक है ना। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हो। और देखो यहाँ पे आपने इसने क्या लिखा, ये 1 मिनट में लगभग 625 राउंड फायर कर सकता है। ऑल्सो कैरीज 130 mm चेन गन विथ 1200 राउंड्स एज पार्ट ऑफ एरिया वेपन सब सिस्टम। इसका जो वेट है वो लगभग 5165 किलो और इसमें लगभग 10,433 किलो की यह भार उठा सकता है। और 1 मिनट के अंदर यह लगभग 889 मीटर ऊपर उठ सकता है और इजीली मेंटेनेबल है इवन इन फील्ड कंडीशन एंड कैपेबल ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशन इन ट्रॉपिकल एंड डेजर्ट रीजन। यानी ये ट्रॉपिकल और डेजर्ट रीजन में ये बहुत लंबे समय तक काम कर सकता है बिना किसी रुकावट के। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है वो बोलता है इंडिया प्लेसेस $2 लाख फॉर हेल्थ इमरजेंसी फंड। तो इंडिया ने अभी हाल ही में प्लेस किया है कि वह लगभग $2 लाख कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रीपेयरनेस स्ट्रीम अंडर द साउथ ईस्ट एशिया हेल्थ इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड, जिसको SEARHEF के तौर पे भी हम जानते हैं। तो ये है क्या, साउथ ईस्ट एशिया हेल्थ इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड। तो साउथ ईस्ट एशिया रीजनल हेल्थ इमरजेंसी फंड एक मैकेनिज्म है दैट अलाउज फॉर मोर रैपिड रिस्पॉन्स टू डिजास्टर्स फ्रॉम नेचुरल एंड ह्यूमन जनरेटेड हजार्ड्स, ठीक है ना। तो अगर कोई डिजास्टर होता है तो उन केस में इस फंड के द्वारा एक मैकेनिज्म स्थापित किया जाता है जिसके थ्रू लोगों को रिलीफ देने में सहायता मिलती है। The fund has been established by WHO Southeast Asia Regional Office and its 11 member states। तो इस फंड को WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस और लगभग 11 मेंबर स्टेट्स ने मिलकर स्थापित किया है।
Though the WHO country offices, through the WHO country offices, the countries can obtain financial support from the fund within 24 hours of emergency. तो जो WHO के हर एक कंट्री में एक ऑफिस होते हैं, तो इसके थ्रू ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी ले सकता है फंड का विदिन 24 आवर्स फ्रॉम एन इमरजेंसी, यानी कोई इमरजेंसी दुर्घटना घटती है तो उसके 24 घंटों के अंदर कोई भी कंट्री इससे फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नो वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट इन तिब्बत से चाइना। चाइना बोलता है कि वो तिब्बत में कोई भी वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट नहीं चला रहा है। तो इशू क्या है? चाइना हैज़ बिल्ट one and is constructing 2 more run of the river hydropower plants on the Yarlung Jangbo river which is known as Brahmaputra in India। तो जो चाइना है वो यारलंग जांगबो रिवर पे 3 डैम्स बना रहा है। इसको लेके इंडिया में लोग बातें कर रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट है। तो क्या होगा कि सपोज करो वहाँ फ्लड होता है तो उस केस में वो पानी वहाँ से छोड़ेगा तो जाहिर सी बात है इंडिया में वाटर लेवल बढ़ जाएगा और इसके कारण इंडिया एंड बांग्लादेश, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में भी जाती है, तो इन दोनों कंट्रीज़ में फ्लड आने की संभावना है। और वहीं अगर सूखा पड़ता है तो उस समय क्या करेगा, ये स्टोरेज सिस्टम को बंद कर देगा ताकि पानी इंडिया और बांग्लादेश में ना आ पाए, जिस कारण इंडिया और बांग्लादेश दोनों प्रभावित होंगे। ठीक है ना। देयर have been unverified media reports from time to time that Chinese government was building some major dam projects on the Yarlung Jangbo in Tibet। तो मीडिया रिपोर्ट्स बहुत बार उठते रहा है कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो कुछ मेजर डैम प्रोजेक्ट्स ब्रह्मपुत्र रिवर या फिर यारलंग जागबो रिवर पे तिब्बत में बना रहा है। अब इंफॉर्मेशन शेयरिंग का एक कॉन्सेप्ट है इंडिया और चाइना के बीच। तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल, चाइना वाज स्टिकिंग टू अ बायलैटरल एग्रीमेंट विद इंडिया टू सप्लाई डेटा ऑन वाटर फ्लो लेवल एट द टाइम ऑफ पॉसिबल फ्लड। ठीक है ना। तो एक एग्रीमेंट है इंडिया और चाइना के बीच, बायलैटरल एग्रीमेंट, जिसके माध्यम से दोनों कंट्रीज़ को डेटा ऑन वाटर फ्लो लेवल्स एट द टाइम ऑफ पॉसिबल फ्लड देते रहना है। As of now, this information sharing on flood system was confined to 2 rivers, the Yarlung Zangbo and Satluj। अभी के लिए ये जो सिस्टम है ये 2 ही नदियों पे के ऊपर एप्लीकेबल है, वो है यारलंग जांगबो और सतलज नदी। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो नदी है यारलंग जांगबो, ये चाइना में ओरिजिनेट होती है, यहाँ से निकलती है ये। और ये जो आपको 1 2 3 4 करके दिया है ये वो डैम्स है जो कंस्ट्रक्शन में है। 1 जो है वो डागू डैम है, 2 जो है वो जियाइसू डैम है, तीसरा है सांगमू डैम और चौथा है जिया 4 डैम। ये 4 डैम्स जो है वो इस बारे में मीडिया रिपोर्ट्स उठती रही है कि यहाँ पे चाइना ये 4 डैम बना रहा है। ठीक है ना। तो आप देखो इसका फ्लो कहाँ है, ये तिब्बत से होते हुए इंडिया में, अरुणाचल से होते हुए बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। आप कमेंट करके हमें बताओ कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। नाउ हमारा जो अगला न्यूज है वो है मोदी एक्सपेक्टेड टू साइन मेजर LNG पैक्ट विथ रशिया। ठीक है ना। तो अभी मोदी रशिया विजिट पे गए हुए हैं, तो उम्मीद की जा रही है वो एक बहुत ही मेजर LNG पैक्ट साइन करेंगे रशिया के साथ। तो LNG क्या है? तो LNG का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम इस न्यूज़ को देख लेते हैं। वाइल एन एनर्जी प्रोस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग अ मेजर एग्रीमेंट to import LNG from Russia will mark Prime Minister Modi visit to Vladivostok beginning of Wednesday in a trip being billed as a Russian version of India's Look East Act East policy। ठीक है ना। तो इस बार जो ट्रिप है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का रशिया के दौरे पे, इसे रशियन वर्जन ऑफ इंडियाज़ लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तौर पे देखा जा रहा है। ठीक है ना। तो हिंदू के रिपोर्ट के मुताबिक एक MOU साइन किया जाएगा जिसमें LNG इंपोर्ट को लेके MOU साइन होगा एंड अनाउंसमेंट जो है इसको लेके किए जाएंगे। ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू आवर अनदर टॉपिक। अब हम जानते हैं कि नेचुरल गैस क्या होता है पहले। तो नेचुरल गैस जो है वो कोल या फिर अदर लिक्विड फ्यूल की तुलना में एक सुपीरियर फ्यूल है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, सेफ होता है और सस्ता भी होता है। It can be supplied through pipelines and hence there is no need to store cylinder in kitchens and thus save space। तो ये पाइपलाइन में रहता है, तो जिस कारण किसी भी किचन में सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है और जिस कारण यह स्पेस भी बचाने में मदद करता है। दोस्तों मैं त्रिपुरा में रहा हूँ, तो वहाँ पे जनरली
लोग सिलेंडर के बजाय नेचुरल गैस पाइपलाइन का ही यूज करते हैं, और सच में ये बहुत ही सेफ माध्यम है, एक सेफ ऑप्शन है फ्यूल का, ठीक है ना। इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल एंड इट्स यूजेज एज डोमेस्टिक किचन फ्यूल, एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एज वेल एज फ्यूल फॉर इंडस्ट्रीज़ के लिए भी इसे यूज़ किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट के लिए भी, और कमर्शियल यूनिट्स में भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल निभाता है इन रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन। और यह पेट्रोल की तुलना में लगभग 7% चीपर है, और वही डीजल से कंपेयर करो तो लगभग 45% चीपर ये पड़ता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एलएनजी क्या होता है, जो सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो एलएनजी पे ही बेस्ड है कि मोदी को एलएनजी पैक्ट साइन कर सकते हैं रशिया में। तो एलएनजी इज़ नथिंग बट लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी कि यह नेचुरल गैस का लिक्विफाइड फॉर्म है, ठीक है, विच इज़ यूज इन कुकिंग, हीटिंग एंड पावर जनरेशन। इसको एक अल्टरनेट ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के तौर पे भी यूज किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। Manufacturers told to rush rabies vaccines to areas facing shortage. So the shortage of anti-rabies vaccines in certain parts of the countries have prompted the NPPA, that is National Pharmaceutical Pricing Authority, to step in. Manufacturers and marketers have been asked by the Health Ministry to rush stocks to the areas where the shortage had been reported. तो हुआ क्या है कि अभी रेबीज़ की जो वैक्सीन्स है उनका शॉर्टेज हो गया है मार्केट में, तो इसको लेके नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को आगे आना पड़ा है। उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स और मार्केटर्स को ये कहा है कि वो जल्दी से मार्केट में इसके स्टॉक्स को उपलब्ध कराए जहाँ भी शॉर्टेज रिपोर्ट की जा रही है। एक जानकारी इससे रेबीज़ के बारे में है कि इंडिया में लगभग 1/3 ऑफ द वर्ल्ड रेबीज़ डेथ होते हैं, जो कितना ज़्यादा है, लगभग 33% रेबीज़ डेथ इंडिया में ही होते हैं। हर एक साल लगभग 20,000 लोग मरते हैं क्योंकि उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पाता है या उनका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। इंडिया में लगभग 30 मिलियन स्ट्रे डॉग है, जो कि लगभग 96% ऑफ रेबीज़ इन ह्यूमन फैलाते हैं। और हेल्थ मिनिस्ट्री का अगर डेटा को देखा जाए, उस पर विचार किया जाए, तो इंडिया इज़ द हॉट बेड ऑफ ह्यूमन रेबीज़। हाउएवर द डिजीज इज़ 100% प्रिवेंटेबल बाय टाइमली पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस। इस टर्म पे ध्यान नहीं देना है, सिंपली आप याद रखो कि यह डिजीज़ 100% प्रिवेंटेबल है अगर टाइमली वैक्सीनेशन लिया जाए, एंड करेक्ट यूज ऑफ रेबीज वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। अब हम जानते हैं कि रेबीज जो है वो होता कैसे है। तो रेबीज इज कॉज्ड बाय द आरएनए वायरस दैट इज प्रेजेंट इन द सैलिवा ऑफ द रेबाइड एनिमल। जो एनिमल रेबीड वायरस से ग्रसित है उसके थ्रू ये फैलता है, उसके थूक से ये फैलता है या लार से। It is invariably transmitted following a bite of a rabid animal that lead to the deposition of the saliva and the virus in the wound. और वही जानवर अगर किसी को काट ले तो क्या होता है, उसका सैलिवा उस घाव पे लग जाता है और जिस कारण से वायरस बॉडी में फैलने लगता है। द डेथ invariably occur in 4 days to 2 weeks due to the cardiorespiratory failure, जिस कारण से cardiorespiratory failure होता है और 4 से 2 हफ्तों के अंदर, 4 दिन से लेकर 2 हफ्तों के अंदर मौत हो सकती है किसी की। The time interval between the bite and occurrence of the symptoms or signs of rabies, that is incubation period, varies from 4 days to 2 years or rarely even more, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब हम जानते हैं इसमें यहाँ चर्चा की गई है एनपीपीए की। तो एनपीपीए यानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है क्या, ये हम देख लेते हैं। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आता है, याद रखिएगा। और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स किसके अंदर आएगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर। तो इसके जो फंक्शंस है उन्हें हम एक बार सरसरी तौर पे देख लेते हैं। तो पहला है टू फिक्स और रिवाइज द कंट्रोल्ड बल्क ड्रग प्राइसेस एंड फॉर्मुलेशन, ठीक है ना। तो जो प्राइसेस होते हैं ड्रग्स के उनको कंट्रोल करने का काम भी एनपीपीए करती है, ठीक है ना। इन्फोर्स प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन अंडर द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995, जो कि मॉडिफाई हुआ 2013 में। तो ये इस चीज़ को भी इंश्योर करती है कि जो ड्रग्स है वो किसी भी एरिया में पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, उनकी शॉर्टेज ना हो। It also has a function to recover amount overcharged by manufacturers for the controlled drugs from the consumers, monitor the price of the controlled drugs in order to keep them at reasonable level। और ये समय समय पर ड्रग्स के प्राइस को मॉनिटर भी करती है और इस चीज़ को इंश्योर करती है कि उसका दाम एक लेवल से ऊपर ना बढ़े,
ठीक है ना। NPPA फिक्सेस सेलिंग प्राइस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन दैट आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ DPCO 2013, ठीक है ना। तो NPCA इस चीज़ को भी देखती है। द कैलकुलेशन ऑफ प्राइस कैप फॉर एसेंशियल ड्रग्स इज बेस्ड ऑन सिंपल एवरेज ऑफ ऑल द मेडिसिन इन पार्टिकुलर थेरेपेटिक सेगमेंट विथ सेल ऑफ मोर देन 1%। इससे आप छोड़ सकते हो इस लाइन्स को, बस आप एक बार इसको पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। मेडिसिन दैट आर नॉट अंडर प्राइस कंट्रोल, मैन्युफैक्चरर्स आर अलाउड टू इंक्रीज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस बाय 10% एनुअली, ठीक है ना। तो जो मेडिसिन NPPA के कंट्रोल में नहीं आती है वो भी एक तरह से इसके कंट्रोल में है, क्योंकि ये बोलता है कि आप 10% से ज़्यादा किसी भी मेडिसिन के प्राइस को बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।